सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। चारुल गर्ग मैम 36 रैंक होल्डर है, एक जनरल कैटेगरी से है। पहला मेंस इन्होंने दिया था और उसी में इन्होंने मेंस के साथ इंटरव्यू क्रैक करके इस बार 36 रैंक लाई। तो मैम सबसे पहले वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। और कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस प्री मेंस और इंटरव्यू का? सर ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। मतलब प्री में शुरुआत में काफ़ी बहुत सीधी मिस्टेक्स हो रही थी, जिसको मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया, फिर मुझे समझ में आया। तो इस बार प्री में हेल्प मिली। मेंस काफ़ी फिजिकली ट्रेनिंग था, चैलेंजिंग था, लेकिन क्योंकि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन था और सॉलिड प्रिपरेशन थी, इस वजह से मेंस काफ़ी अच्छा लगा। मतलब ओवरऑल प्रोसेस बहुत अच्छा था। इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा था। मे बी मैं शायद लकी जा रहा थी कि पैनल अच्छा था, बट मेरा इंटायर प्रोसेस बहुत अच्छा था। तो जैसे अभी बात करते हैं अपन प्रीलिम्स की, क्योंकि 2 महीना ही बचा है प्रीलिम्स के लिए। अभी आप 2 महीने में स्टूडेंट्स को, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको क्या सजेस्ट करेंगे? 2 टाइप के एस्पिरेंट्स होते हैं, एक जो बिल्कुल नया नया फ्रेशर स्टार्ट किए हैं, जो शायद फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, और दूसरे होते हैं जो काफी टाइम से दे रहे हैं, कई बार प्री निकला है, कई बार नहीं निकला है। तो फ्रेशर्स को पहले आप क्या सजेस्ट करेंगे लास्ट 2 मंथ्स के लिए? सर फ्रेशर्स के लिए मेरा यही रहेगा कि आप जितना जो भी आप कर रहे हो, एटलीस्ट बहुत ज़्यादा आपको आइडिया नहीं होगा, बट स्टिल जो भी आप फॉलो कर रहे हो, जिस भी लेवल पे आपको, आप बहुत हश मत करो, क्योंकि सिर्फ प्रे आप करके कुछ कर नहीं सकते हो। तो इसलिए जैसे भी आपका चल रहा है आप वैसे ही करो, बट समहाउ ट्राई करो कि थोड़ा सा अच्छे से आप अटेम्प्ट कर सको, एक आपको आइडिया अच्छा मिल जाएगा। और जो थोड़े एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए मैं बोलूँगी कि अगर आप उसमें भी 2 कैटेगरी, कई लोग हैं जो पहले से ऑलरेडी जिन्होंने क्रैक कर लिया पूरे प्रोसेस को, तो उनको तो शायद पता है, बट जिनका प्री नहीं हो रहा है, जो बहुत मार्जिनल मार्क्स से फेल हो रहे हैं, उनके लिए मैं यही बोलूँगी कि आप पहले ना मतलब अपनी स्ट्रेंथ्स को आप एनालाइज करो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्ट्रेंथ्स होती है इंडियन पोर्शन, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी स्ट्रेंथ होती है स्टेट स्पेसिफिक पोर्शन। तो पहले आप वैसे प्लान आउट कर सकते हो। दूसरी चीज़ है कि स्टेट थोड़े सब्जेक्ट वाइज आप प्लान कर सकते हो। जैसे हिस्ट्री बहुत लोगों को एक हर्डल फील होता है, तो आप उसको छोड़ सकते हो। जैसे इस बार पेपर इजी था, अगर इस बार की मैं बात करूँ, तो हम मतलब मुझे इतना समझ आ रहा था कि एटलीस्ट चलो आप 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तो आप 20 छोड़ सकते हो। 20 क्वेश्चन छोड़ने का मतलब होता है कि 4 सब्जेक्ट्स में भी आप छोड़ सकते हो। एक सब्जेक्ट से एवरेज 5 क्वेश्चन आते हैं। तो हिस्ट्री आपको बहुत वीक है, तो आप 5 मान के चलो 5 क्वेश्चन है, तो आप 4 आपसे नहीं बन रहे, बट एक भी बन रहा है, तो वो समहाउ हेल्प करेगा। दूसरी चीज़ है कि बहुत बच्चे होते हैं जो कि साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, तो आप ट्राई करो कि आपसे साइंस के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 5 में 4 तो बने ही बने। और सिमिलरली कॉमर्स या इकोनॉमिक्स के बच्चों के लिए ये चीज़ मैं बोलूँगी कि अगर आप कॉमर्स या इकोनॉमिक्स वाले से हो और आपसे उसके 500 क्वेश्चन बनने से ये साइंस के बन रहे, तो वेल एंड गुड है। तो वैसे भी आप प्लान कर सकते हो। और स्टेट स्पेसिफिक पोर्शंस में एक मेजर इशू होता है क्रेडिबिलिटी इशू। और जैसे आपको पता है मल्टीपल आंसर्स होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन लेके आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। जैसे इस बार काफ़ी क्वेश्चन थे फैमिली कोर्स, तो मुझे नहीं लगता किसी को भी पता होगा, तो वहाँ पे आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि शायद मुझे ही नहीं पता। ऐसे क्वेश्चंस अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, तो आप कहीं ना कहीं टकराओगे क्वेश्चन से। मे बी आपको आंसर याद नहीं आएगा, लेकिन अगर बहुत कुछ फ्रेश क्वेश्चन देखना है तो आप मत अटेम्प्ट करो। फैमिली कोर्स हो गया, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उसके आपको भी पता है कि हर जगह अलग अलग आंसर है। तो अगर आपका बहुत ऐसा हो रहा है कि बहुत ही मेरे तो कम अटेम्प्ट है, तो चलो ठीक है अटेम्प्ट कर लो, बट मैं बोलूँगी कि मत अटेम्प्ट करो, वो थोड़ा ज़्यादा एक अच्छा अप्रोच रहेगा। तो ऐसे आप प्लान कर सकते हो। फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक आप बांट सकते हो। जैसे मेरा सीधी पोर्शन काफ़ी वीक था, तो मैंने उसको प्लान किया था कि सीधी हिस्ट्री होगा, उसमें मैं 2 क्वेश्चन बना दूँ तो ठीक है। सीधी ज्योग्राफी उसमें मैं 4 बना सकती हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी थोड़ा सा इजी फॉर्म में आता है। हिस्ट्री याद करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो कभी डेट्स पूछ लेता है, कभी वो नाम पूछ लेता है, तो मे बी आप वहाँ रिकॉल कर पाओ ना पाओ, तो उसके लिए बहुत टेंशन नहीं लेनी है। फिर है इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, उसको आप ट्राई करना, क्योंकि वो हाईली कॉम्पिटिशन क्रिएट करता है। वो श्योरिटी फैक्टर है, तो उसको हर कोई पढ़ता है, तो उसको आपको मुझे लगता है करना चाहिए। उसके 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 10 में आप 1 बना लो, 15 में 13 बना लो, तो वो एक आपको एज प्रोवाइड करेगा। फिर पंचायती राज है, वो भी थोड़ा सा लिमिटेड पोर्शन है, तो उसमें भी आपको करना चाहिए। उसके क्वेश्चन आते भी हैं, और ये इलेक्शन वाला ईयर है, पंचायत इलेक्शन, और अभी अमेंडमेंट्स वगैरह भी आए हैं, तो वो सब भी आपको करना चाहिए। तो ऐसे मतलब जो चीज हमारी स्ट्रेंथ एरिया है उसको हमें जरूर ध्यान देना है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स ताकि अपन अर्न कर सकें। यस सर, जैसे मैं एक और बताना चाहूंगी, जैसे मेरा स्ट्रेंथ था हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री मेरी काफी स्ट्रेंथ थी। भले उसमें इनपुट आउटपुट रेशियो अच्छा नहीं है, बट हिस्ट्री पढ़ने में मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं कुछ एफर्ट्स कर रही हूँ। मुझे लगता था कि चलो मैं शायद बेस्ट कर रही हूँ। तो आप बहुत इनपुट आउटपुट फैक्टर के पीछे भी मत भागो, क्योंकि बहुत से सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें हमको लगता है कुछ हमको एफर्ट करने ही पड़ रहे हैं।
तो आपको उसको बिल्कुल करना चाहिए। हिस्ट्री भी इंडियन सब्जेक्ट से एक और बात है कि वो उसमें आपको थोड़ा एश्योरेंस फील होगा, आप श्योर हो सकते हो कि मैंने बना के आया है, आपके पास श्योर सोर्सेस है, आप चेक कर सकते हो। तो मैं ये बोलूंगी कि आप थोड़ा सा एक कॉशन के साथ अटेम्प्ट करना, जो आपको पता है कि ये श्योर वाले सोर्सेस है उसको आप अटेम्प्ट करना, और इंडिया भी पढ़ना, इंडिया को निग्लेक्ट मत करना, क्योंकि इंडिया भी एक मेजर आपको हेल्प प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे एक मेजर इशू मैं स्टूडेंट्स के साथ फेस किया हूँ कि इंडियन जीएस उनके लिए काफी लेंदी हो जाता है। yes. तो उसके लिए आप क्या क्या मटेरियल्स रेफर किए थे, कैसे प्रिपेयर किए थे, एक टाइम प्रॉपर मैनेजमेंट करते हुए? सर इंडिया में मैंने हिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटीज भी रेफर की थी, साथ ही में मैंने कुछ यूट्यूब की प्लेलिस्ट फॉलो की थी, अलग मिडिवल के लिए अलग, मॉडर्न के लिए अलग, तो उसके मल्टीपल रिविजन किए थे। आप पहली बात सर ऐसी ये मैं बोलूँगी, आप जो भी सोर्सेस फॉलो कर रहे हैं ना, अपने सोर्सेस पे आपको बहुत विश्वास होना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने सोर्सेस नोट्स वगैरह प्रिपेयर करिए, फिर आप भाग रहे हो कि मैं कौन से बुक्स देखूँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैक्सिमम कंटेंट सेम होता है। तो आप सोर्सेस पे फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट करो, कोई भी सोर्स पकड़ो बट उसको अच्छे से पढ़ो और भागने की कोशिश मत करो, शुरू में मेहनत करो, एफर्ट्स लगाओ। हिस्ट्री बहुत बहुत एक वास्ट सब्जेक्ट है, उसको आप सोचोगे कि मैं तीनों हिस्ट्री को एक हफ्ते में निपटा लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। शुरू में अगर आप शुरू कर रहे हो तो उसको प्रॉपर टाइम दो, एंशिएंट को भी, मिडिवल को भी, मॉडर्न को भी। हिस्ट्री में एक और चीज़ आपको बता सकती हूँ पढ़ने के लिए कि आप बहुत मतलब टेंशन बच्चों को ये होती है मोस्टली कि डेट्स बहुत है, नाम बहुत है, फैक्ट्स बहुत है, तो ठीक है शुरू में आप एक बार पढ़ रहे हो, आप थोड़ा सा थीमेटिक पढ़ने की कोशिश करो। जैसे कि वैदिक पीरियड, उसमें सोसाइटी अलग थी, रिलीजन अलग था, इकोनॉमी अलग थी, बट लेटर वैदिक पीरियड को आप देखोगे तो आपको चीज़ें अलग मिलेंगी, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे इवोल्यूशन हो रहा है। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट इवोल्यूशन, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट चाहिए, आपको ऑटोमेटिकली उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। तो हिस्ट्री ऐसा हो गया। फिर पॉलिटी में मैंने लक्ष्मीकांत फॉलो की थी, क्योंकि लक्ष्मीकांत मेरा गो टू सोर्स था, वो काफ़ी अच्छा था, कॉम्प्रिहेंसिव था, कंसाइज था, और उससे भी मल्टीपल रिविजन थे, शायद 8 से 10 बार, क्योंकि मेरी जर्नी 2 से 2.5 साल की रही है, तो मेरे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा था, तो इस वजह से मैंने बहुत बार लक्ष्मीकांत को पढ़ा हुआ है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फिर मैंने अपने नोट्स ही रेफर किए थे, कोचिंग का एक मटेरियल था वो रेफर किया था। फिर साइंस के लिए भी मेरे पास कोचिंग के मटेरियल थे, लेकिन क्योंकि मेरी साइंस बहुत वीक है तो मैंने साथ में कुछ यूट्यूब की प्लेलिस्ट फॉलो की थी, एनिमेटेड वीडियोस फॉलो की थी, जो भी हमारे नीड्स के टॉपिक्स थे उससे रिलेवेंट, जैसे हार्ट हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ये सब। फिर उससे मेरी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड हो गई थी। फिर मैथ्स हो गया, मैथ्स भी समहाउ इजी था, उसको आप किसी भी कोचिंग के मटेरियल से रेफर कर सकते हो। वैदिक मैथमेटिक्स भी मेजर एक मार्क्स वाले पोर्शन है, तो उसको आपको करना चाहिए। साइंस, अप्लाइड साइंस भी इजी है, उसके लिए शायद आप डेली टच में रहोगे करंट में क्या क्या चीज़ें चल रही, क्योंकि उससे ज़्यादा कुछ वो रहता नहीं। पॉल्यूशन ऐसा है कि आप अगर शायद पढ़ के नहीं भी जा रहे हो, प्रिपेयर नहीं करके जा रहे हो, तो इतनी अवेयरनेस आपको होनी चाहिए कि आप उस क्वेश्चन को डील कर सको। बायो फर्टिलाइजर क्या है, ये सब क्वेश्चन आते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह हो गया, तो ये सब आपको डील करने के लेवल पर आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आप मे बी डेली कुछ ना कुछ रीडिंग्स करो, मे बी यूट्यूब पे भी कर सकते हो, थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन आप चेकआउट कर सकते हो, या फिर जो भी पेपर कटिंग्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे उसको भी कर सकते हो। तो एक चीज जो मैं एम्फेसाइज करना चाहूंगा, खुद मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, यहाँ के स्टूडेंट्स में एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो मैंने नोटिस किया है, मटेरियल जंपिंग है। बहुत ज्यादा मटेरियल के पीछे भागते हैं। एक चीज जो मैं बार बार बोलता हूँ, मैम का भी यही कहना है अभी, कि कुछ भी हो, 1 या 2 मटेरियल मैक्सिमम आप रखिए, उसी मटेरियल को बार बार रिवाइज करिए। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप 100 मटेरियल से पढ़ें, इंपॉर्टेंट ये है एक मटेरियल को 100 बार पढ़ें। वो सफलता का एक बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है। ठीक है, तो इसी के साथ हम और बात करेंगे मेंस के बारे में भी मैम से, कि मेंस में मैम क्या स्ट्रैटेजी थी। आपका पहला मेंस था, क्या आपके लिए कोई थोड़ा सा ट्रबल था, थोड़ा सा एंशियस थे कि लिखेंगे कैसे, कैसे जज करेंगे जो इमेजिनेटर्स होते हैं? ये सर टेंशन बहुत ज़्यादा थी, मतलब वैसा मैं फालतू प्रिटेंड नहीं करना सकती, टेंशन बहुत थी, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि चेकिंग कैसे होती है, क्या उसका पैरामीटर्स होता है, तो टेंशन बहुत थी। बट समहाउ इतना ट्रस्ट था अपने जो भी शॉर्ट नोट्स मैंने प्रिपेयर किए थे, अपने नोट्स पे ट्रस्ट था, साथ में अपने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे ट्रस्ट था। मैं बार बार इसी पे ही बोलना चाहूँगी कि मैंने फाउंडेशन पे बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की। मैंने कभी भी जंप नहीं किया था, भले मुझे पता था कि मुझे पढ़ने में सातों पेपर के 21 टॉपिक्स को कवर करने में टाइम ज़रूर लगे, लेकिन जब भी मेंस देने का मौका आएगा तब मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, ये श्योरिटी मेरे पास पहले से थी। जब मैं प्री में बार बार फेल भी हो रही थी
तो फर्स्ट प्रीलिम्स के फेल होती मैंने अपना मेन शुरू कर दिया, फिलोसफी सोशियोलॉजी, जो कि अगले प्री में हेल्प नहीं करता, बट मुझे पता था कि कहीं ना कहीं कभी तो मेंस देने का मौका आएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि प्री हो जाए फिर मैं सोचूंगा मेंस करने, तो वैसे हेल्प नहीं मिलती है। मेंस की एटलीस्ट 70% आपको पहले करनी पड़ती है। फिर बात अगर जजमेंट की आती है तो पता नहीं, शायद ये प्री मैंने अपना फिक्स कर दिया था कि मैं आंसर्स लिखती थी तो मैं थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से लिखती थी कि अगर मैं किसी की कॉपी चेक कर रही हूँ तो मेरी कॉपी किसी के पास गई है तो वो कैसे चेक करेगा, उसको पढ़ के बहुत एलिमेंट फील होना चाहिए। तो टीचर्स मल्टीपल कॉपीज चेक कर रहे हैं। एक चीज मैंने आपसे भी बहुत सीखी थी कि कैसे हमको अपना आंसर्स प्रेजेंट करना चाहिए। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे वर्क कर सकते हो, फ्लो चार्ट यूज कर सकते हो और डायग्राम्स यूज कर सकते हो, उससे देखने में भी अच्छा लगता है। आपको थोड़ी सी एक हेल्प, थोड़ी सी राहत मिलेगी वहाँ पे लिखते 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 लिखते, आपको भी अच्छा लगेगा। तो आंसर्स लिखते टाइम आप थोड़े से अपने आंसर्स को ऑब्जर्व करो कि अगर यही कॉपी आप किसी दूसरे इंसान की चेक कर रहे हो तो आप कितने मार्क्स देते। तो शायद ये चीज़ आपको हेल्प करेगी, आप ट्राई करिए। मतलब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो हम अर्न कर सकते हैं मेंस में, वो वाया फ्लो चार्ट है, वाया डायग्राम है, जिसमें ना सिर्फ एक इन्विजिलेटर को एक अच्छी फील आती है जो कॉपी चेक कर रहा है, बट हमको भी एज अ कंटिन्यूस लिखने से थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। तो दिस इज अ विन विन फॉर बोथ द पार्टीज। अब एक चीज जो बार बार एम्फेसाइज मैं खुद भी करता हूँ और मेरे मन में डाउट रहता है कि क्या सीजीपीएससी का सिस्टम जो है फेयर है। तो जैसे मैं जब यूपीएससी का मेंस देता था तो मेरे दिमाग में मेंस लिखने के बाद एक रहता था कि अप्रोक्सीमेटली इस पेपर में मेरे 100 मार्क्स 110 मार्क्स आने चाहिए। और मैंने अपने यूपीएससी के 4 मेंस में देखा है कि वो कहीं ना कहीं टोटल सही रहता था, +- 10% की रेंज में ही रहता था। तो पेपर देने के बाद आप भी ऐसा कुछ दिमाग में था कि इसमें 80 मार्क्स आना चाहिए, 100 मार्क्स आना चाहिए, ऐसा आप कुछ इवैल्यूएट किए थे? यस सर, मैंने इवेलुएट किया था, बट जितना भी किया था उससे काफी कम, एक्चुअल मार्क्स तो काफी ज्यादा कम है। तो आरटीआई कॉपीज आएगी, उसके बाद समझ में आएगा कि एक्चुअल में कहाँ पे कम हुआ, आपकी गलतियां भी समझ में आएंगी और फीडबैक भी मिल सकता है लोगों से। लेकिन इतना भी समझ में आया कि जैसे थर्ड पेपर की मैं बात करूँ तो उसमें मैंने पूरा अटेम्प्ट किया था 200 मार्क्स का और उसमें 98 मार्क्स आए। तो ठीक है, मैंने शायद 110 अपना गेस किया था, लेकिन ठीक है, वो संभव ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा बुरा नहीं है और आपको लर्निंग स्कोप हमेशा मिल सकता है। तो हाँ, गेस तो मैं हमेशा करती थी, लेकिन सब में कम जरूर है। तो कुछ +- 5 to 10% का वेरिएशन तो ऑब्वियसली जो चेक कर रहे हैं वो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो उनका देखने का नजरिया शायद हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई एक जनरल कैंडिडेट जो अपनी मेहनत से पूरा प्रॉपर स्टडी करके प्रीलिम्स मेंस का नोट्स बना के बार बार करके यदि करे तो बिल्कुल पॉसिबल है कि हम इस सिस्टम को को कॉन्कर कर सकते हैं, इस पूरे के पूरे एग्जाम को। चाहे कोई कैसी भी धारणा बनाए कि सिस्टम करप्ट है, वो बहुत बार हमारे एक्सक्यूजेस होते हैं मेहनत करने से बचने के लिए, बट अनेक बार लोग खुद ब खुद मेहनत करके ये सामने निकाल के दिखाते हैं कि सिस्टम करप्ट नहीं, हमारे एक्सक्यूजेस बहुत बार होते हैं जिसके कारण हम इन सब से बचना चाह रहे हैं। और मैम फाइनली फिर इंटरव्यू का कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितनी देर का चला था आपका इंटरव्यू? सर मेरा इंटरव्यू 20 मिनट्स ऑलमोस्ट का था और क्योंकि शायद मे भी ऐसा था कि मेरा फर्स्ट था तो मुझे बहुत आइडिया नहीं था कि डैफ वगैरह कैसे फिल करना है। तो मैं हूँ कॉमर्स बैकग्राउंड की, तो उसमें सब्जेक्ट्स में आपको सिर्फ बीकॉम डालना होता है, बट मुझे किसी ने बताया कि आप सब्जेक्ट चाहते हो तो आप मेंशन कर सकते हो। तो मैंने अपने स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट्स मेंशन कर दिए थे, तो मेरे लिए वो अल्टीमेटली प्लस पॉइंट बन गया क्योंकि मुझे मेरे पैनल ने ये पूछा आपने मेंशन किया, मतलब आप चाहते हो इसमें से हम क्वेश्चंस पूछे। मैंने बोला यस मैम आप पूछ सकते हो, मैं मतलब इसमें बता सकती हूँ आपको। तो मेरा इंटरव्यू उसी लाइन पे पूरा चलते गया, इकोनॉमिक्स, ऑडिटिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट, फाउंडेशन वगैरह। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस में मेरा बहुत मेजर एक डीप इंटरेस्ट है। तो इंटरनेशनल 4 मेंबर्स थे, चारों मेंबर्स ने एक एक टॉपिक्स को मुझसे टच किया, जैसे कि इंडिया यूएस, किसी ने इंडिया यूएस पूछा, दूसरे ने इंडिया चाइना पूछा, तीसरे मेंबर ने इंडिया और मिडिल ईस्ट पूछा, चौथे फाइनल मेंबर ने इंडिया और नेटिंग कंट्रीज पूछा। बट उन्होंने भी खेला कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आप मतलब एक बताओ जो भी इम्पैक्ट होगा, लेकिन कमर्शियल टर्म्स में बताओ, इकोनॉमिक टर्म्स में बताओ, ओवरऑल इम्पैक्ट मत बताओ। तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा था, बट हाँ एक दो क्वेश्चन से मुझसे थोड़ी गलतियाँ हो गई थी जो मार्क्स से मुझे समझ में देखी, बट ओवरऑल बहुत अच्छा था। जैसे आपको डराया जाता है कि वहाँ पे ऐसा होता है वैसा होता है,
वैसा कुछ भी नहीं था। मे बी वो पैनल टू पैनल वेरी कर सकता है, चीजें ऐसी भी हो सकती है, बट मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। कॉर्डियल थे सारे के सारे, बहुत कॉर्डियल सपोर्टिव थे, बहुत कॉर्डियल थे, बहुत सपोर्टिव थे। उनको भी यही है कि हम आपको सुनने के लिए बैठे हैं, हम चाहते हैं कि आप सेलेक्ट होके जाओ। तो आप जितना नेचुरल रहने का ट्राई करोगे, आप उनको फालतू में आप प्रिटेंड मत करो। आपको नहीं भी आता है तो भी अपना ईगो का आपको वहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है। आप पोलाइटली सॉरी बोल सकते हो। वो समझते हैं चीज़ों को भी, आप यहाँ पे आए हो तो ऐसे ही तो नहीं आए हो। तो वो भी बिल्कुल बहुत सपोर्टिव थे। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मतलब मॉक्स में मैं काफ़ी डरती थी, बट एक्चुअल में तो कम्प्लीटली अलग फील हो रही थी सिचुएशन। ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा यूपीएससी के। जब भी मैंने इंटरव्यू दिए हैं तो जो मॉक का इन्वायरमेंट रहता ऑफन लोग येलो जर्नलिज्म या थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस इन्वायरमेंट, थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो शायद कंफ्लिक्टिंग आंसर आपकी पर्सनालिटी कंफ्लिक्टिंग दिखाए, बट रियल पैनल बहुत ही कॉर्डियल रहता है। यहाँ पर भी मैंने ऐसा ही फीडबैक सुना है, तो बहुत अच्छा है। दो चीजें मैं बस और आपसे पूछना चाहूंगा। सबसे पहले, क्या यहाँ के लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं? आपकी प्रिपरेशन में न्यूज़पेपर का क्या रेगुलर आपने किया या किसी मंथली मैगजीन को फॉलो किया? करंट अफेयर से कैसे अपडेटेड है, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस? सर एक चीज़ मैं बोलूँगी कि न्यूज़पेपर्स मैं भी नहीं पढ़ती थी शुरू से। इंटरव्यू के टाइम पे मैंने पढ़ा था, प्री और मेंस में। प्री में जब न्यूज़पेपर की ज़रूरत पड़ती थी तो मैं उसके लिए यूट्यूब, मेरा बेसिकली यूट्यूब गो टू सोर्स रहा है, तो मैं यूट्यूब फॉलो करती थी। तो मैं अपडेटेड ज़रूर रहती थी, भले मैं पेपर नहीं पढ़ती थी। तो थोड़ी बहुत कटिंग्स वगैरह होती थी, कुछ अगर नक्सलिज्म पे कुछ आर्टिकल आ गया, कुछ होते हैं फैक्चुअल चीज़ें जो प्रोडक्शन प्राइस कितनी है, तो वो शायद आप यूट्यूब से कवर कर सकते हैं। लेकिन कुछ अगर एनालिटिकल आते हैं नक्सलिज्म पे आ गया, किसी योजना स्पेसिफिक पे आ गया, तो उसको मैं एक बार गो थ्रू कर लेती थी। बहुत ज़्यादा मैं इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ चुकी, ये बात सही है। प्रीलिम्स की बात इतनी सी है कि यूट्यूब से पढ़ती थी। और मेंस में बहुत ज़्यादा इस बार थोड़ा सा करंट वाला अप्रोच देखा था। पिछले साल तक बहुत नेग्लिजिबल फील होता था। तो इंडियन कंटेंट के लिए तो मैं डेली का डेली 5 से 6 वीडियोस चेकआउट करते रहती थी। बहुत ज़्यादा चैनल्स को, 3-4 चैनल्स की देखती थी। और स्टेट स्पेसिफिक के लिए कुछ आर्टिकल्स भी पढ़ लेती थी। टेलीग्राम में पेपर कटिंग्स मिलती थी, वो ईजी रहता था पढ़ने, पूरा पेपर गो थ्रू करने से अच्छा। और मंथली चैनल्स फॉलो करती थी। तो मंथली जो करंट अफेयर्स जो रहते हैं, पर्टिकुलरली प्रीलिम्स ओरिएंटेड, कई बार छत्तीसगढ़ के कुछ करंट अफेयर्स आ जाते हैं जो काफ़ी प्रिसाइज होते हैं, क्या उनको आप कभी फॉलो किए कि इग्नोर करना चाहिए कि एक आध दो क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा साल भर का पेपर अंडरगो करना इट्स नॉट वेरी कॉस्ट बेनिफिट वाइज प्रॉफिटेबल? सर इसके लिए ना मतलब मेरा ये था कि मुझे पता था मैं अगर पढ़ भी लेती हूँ अभी, मैं वहाँ पे कंफ्यूज हो जाऊंगी। तो इसके लिए मैंने बेटर, अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ पे शायद आप उसको इग्नोर आपसे नहीं किया जाता कि मैंने पढ़ के आया है। तो मैं बहुत ज़्यादा एकदम डीप लेवल, एकदम फैक्चुअल चीज़ों, क्योंकि यहाँ पे ऐसा पूछता है कि ओलंपिक्स में वो जो भी स्टिक वगैरह यूज होती है उसकी लेंथ क्या है, तो ये फिजिबल मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। तो मैंने तो उसको कभी भी नहीं किया था। अगर वो 5 क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो बाकी चीज़ें मैं अच्छे से कर सकती हूँ उतने टाइम पीरियड में। तो इट इज़ ऑल बट प्लानिंग कि आप कैसे प्लान कर रहे हो। प्रीलिम्स में ना, प्रीलिम्स में सबसे बड़ी बात मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप सेल्फ एनालिसिस स्ट्रॉन्ग रखो, कॉपी पेस्ट मत करो। जितना मल्टीपल रिविजन कर सकते हो आप प्लीज़ करो, क्योंकि वहाँ पे जब वहाँ पे आप बैठोगे आपको 3 पॉइंट्स याद रहेंगे, चौथा पॉइंट ड्यू टू लैक ऑफ रिविजन आपको याद नहीं आएगा, तब शायद वो गिल्ट आप रिलेट कर पाओगे कि इससे मुझे रिवाइज कर लेनी चाहिए थी चीज़ें। अभी जंप मत करो सोर्सेज पे। अगर आप कहीं से भी आपका कोई भी आपने सोर्स पकड़ा हुआ है तो सारे सोर्सेस इक्वली हेल्पफुल होते हैं। भले आपको बहुत प्रॉपर नहीं दे पाएंगे कंटेंट, लेकिन वो बीच में नहीं छोड़ेंगे कि आप एकदम अटेम्प्ट करने के लायक नहीं होंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड कर आप कैसे यूज़ कर रहे हो। तो आप ट्राई करो, जितने बार आप रिवाइज कर सकते हो। फिर एक और चीज़ है कि जैसे इंडियन में आपको डर लगता है, तो आप इंडियन हिस्ट्री ठीक है, आप उसको भी छोड़ सकते हो। इंडियन हिस्ट्री थोड़ा सा डीप है, लेकिन पॉलिटी आप ट्राई करो। पॉलिटी क्योंकि कंपटीशन बनाता है, पॉलिटी समहाउ इजी टू डील होता है, तो मैक्सिमम बच्चे पॉलिटी पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स और साइंस में आप प्लान कर सकते हो। आप इको करना चाहो इको कर लो, आप साइंस करना चाहो आप साइंस कर लो। उससे बहुत ज़्यादा मेहनत मत करो, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट्स फाउंडेशन मांगते हैं। आप ऐसा सोचोगे कि मैं 4 दिन पढ़ लूँ, मैं 3 का सॉल्व कर दूँ, ऐसा नहीं होता है। अगर मान के चलो फिजिकल डेफिसिट का कोई क्वेश्चन है, आपने बुक्स के थ्रू 2 उसके टॉपिक्स पढ़ लिए, 2 उसका मेथड्स पढ़ लिए है, लेकिन उसके तो मेथड्स 5-6 होते हैं। फिर आप बोलोगे कि नहीं ये तो 2 ही होते हैं, ये 2 शायद गलत होंगे। आप गलत हो गए ना, आपको लगेगा कि मैंने पढ़ के भी आया था, लेकिन आप एक हफ्ते में ऐसा हो नहीं सकता कि आप कोई भी सब्जेक्ट को इंडिया तक कवर कर सको। तो इकोनॉमिक्स और साइंस आप वैसे प्लान कर सकते हैं। आपका जो भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है आप उसको करो, पॉलिटी मत छोड़ो। फिर इन्वायरमेंट है ट्राई करना, वो मेंस रेलेवेंट ज़्यादा होता है। इन्वायरमेंट कर भी सकते हो, करना चाहिए वैसे तो, लेकिन
ठीक है, आपसे नहीं हो रहा है तो आप एक तो क्वेश्चन बनाओगे। फिलोसफी जिसने मेंस किया है उसके लिए तो बहुत ईजी है, तो उसको करना सीख सकते हैं। करेंट के क्वेश्चन 6-7 आते हैं, तो उसमें 4-5 आप बना रहे हो तो ठीक है। फिर स्टेट स्पेसिफिक छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी है, वो इजी, मुझे इजी लगी, और मेरा क्योंकि सीजीएस वीक है और मुझे इजी लगी, तो मैं एज्यूम करके चल सकती हूँ कि आपको वो इजी लगी, मतलब थोड़ी सी मैनेजेबल फील होनी चाहिए, तो आप उसको आपको करना चाहिए। हिस्ट्री के पीछे बहुत मत भागो, पूरे भी मत छोड़ो, कुछ कुछ पेट क्वेश्चन आप शायद 3-4 साल के पेपर देखोगे आपको समझ में आएगा। एक मराठा रूल जब था छत्तीसगढ़ में, वो बहुत फेमस क्वेश्चन है, सूबेदार उसके सूबेदार और अधीक्षक, ये हर साल पता नहीं क्यों आता है बट आता है। तो ये सब आपको करना चाहिए, और ये थोड़ी सी इजी टू डील विद है, उसका सीक्वेंस ही लगाने बोलते हैं, तो आप कर सकते हो उसको, इतना तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा। फिर पंचायती राज है, पंचायती राज बहुत लिमिटेड टॉपिक है और आपको पता है वो क्वेश्चन आएंगे, आप उसको देख के बना भी सकते हो, तो आपको वो करना चाहिए। जैसे हिस्ट्री में थोड़ा सा डर लगता है कि हम उतने श्योर नहीं होते हैं, और कुछ फैमिली कोड्स वगैरह ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, उसको मैं यही बोलूँगी कि आप ट्राई करो कि आप छोड़ दो, उससे फालतू आपको जम करने की जरूरत नहीं है। फिर इकोनॉमिक सर्वे और बजट, उसको रटे जाओ, क्योंकि मेंस वाले बच्चे भी देते हैं और मेंस में हम बहुत वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं, एकदम प्रॉपर इन डेप्थ पढ़ते हैं। तो आप अगर सोचोगे कि मैं नहीं करती या मैं ऊपर ऊपर से देखते जाती हूँ, तो फिर वो अल्टीमेटली आपको बहुत बेनिफिट करेगा, फिर आप हमेशा रेस से बाहर ही रहोगे, तो उसको आपको करना ही करना चाहिए। तो मैं यही बोलूँगी। और फिर एक तरीके से आप ऐसे भी प्लान कर सकते हो, आपको पता है कि आपको किस चीज़ में डर लग रहा है, वो कोई आपको नहीं बता सकते, क्योंकि वो आपको ही पता है कि आपको किसमें एश्योरेंस है, किसमें एश्योरेंस नहीं है। जिससे आप बहुत श्योर नहीं हो, आप प्लीज उसको रहे दो, क्योंकि आप हर बार पेपर इस बार बहुत ज्यादा इजी था, तब भी हम 20 क्वेश्चन छोड़ सकते थे, तो 20 क्वेश्चन छोड़ना मतलब मेजर आपके छूट जाते हैं, जो आपको डर लग रहा है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। मैंने भी साइंस से छोड़ दिए थे, क्योंकि मुझे पता था मुझसे बनेंगे ही नहीं, तो उसके पीछे मैंने बहुत प्रेशराइज फील नहीं किया। प्री में मतलब सिलेबस सेम है प्री का मेंस का, मेंस में आपको जनरल नॉलेज हेल्प कर देती है, प्री में स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, तो प्री के हिसाब से आप छोड़ सकते हैं, बहुत भागने की आपको जरूरत नहीं है। अशोक के बारे में कोई पूछेगा तो प्री में शायद आप 6 लाइन अपने से लिख सकते हो, मेंस में आप लिख सकते हो, लेकिन प्री में शायद वो जो 4 लाइन पूछा है, जो उसने 4 स्टेटमेंट्स पूछे हैं, उसी 4 में से आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, आप प्री में वो चीजें छोड़ सकते हो, थोड़ा सा प्लान करो, और अगर आप इस प्रोसेस में हो तो आप बहुत अच्छे से डील कर सकते हो चीजों से, आपको मार्जिनल मार्क्स से शायद फेल नहीं होगी। 2-3 चीज बात जो हम लोग मैम से बात करके समझे हैं। सबसे पहले, कभी भी जरूरी नहीं है कि हम 100% सिलेबस खत्म करें, सिलेबस को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जो पढ़े हैं उसको अच्छे से करें। रादर देन गोइंग फॉर 100%, हम ये भी कर सकते हैं कि जो पढ़े हैं उसमें कॉन्फिडेंट रहें, उसी को बार बार रिवाइज करें, पहली चीज। दूसरी चीज, अगेन कोई भी कोचिंग के मटेरियल फॉलो करें, चाहे वो हमारी अकेडमी के हो या किसी भी अदर नॉन पब्लिकेशंस के हो। जरूरी नहीं है कि आप मटेरियल जम करें, उस मटेरियल पर ट्रस्ट करिए, अपने आप पर ट्रस्ट करिए, और उसी मटेरियल पर स्टिक टू स्टिक रहें और बार बार रिवाइज करें। और इफ यू हैव टाइम तो आपके नोट्स हमेशा आपको जरूर हेल्प करते हैं। तो इसी के साथ हम वाइंड अप करेंगे। होप ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए, और एस्पिरेंट्स के लिए कुछ भी यदि रिक्वायरमेंट हो, जरूरत हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैम भी यदि उनके पास टाइम रहा तो जरूर रिप्लाई करेंगे, और हम थैंक यू करेंगे मैम को। थैंक यू सो मच मैम कि आपने टाइम दिया और एस्पिरेंट्स को गाइड करने के लिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।